हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, बहुत टू द पॉइंट बात बोली गई है। स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ और आपको दे देता हूँ कोरोना अपडेट। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर तो टोटल 2,38,09,241 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो लगभग आपको 8,17,005 जो है वो टोटल डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 1,63,59,043 लोग रिकवर कर गए हैं, पूरी तरीके ठीक हो गए कोरोना से और वो घर जा चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे टोटल जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं तो वो टॉप पे यूएसए, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पाँचवें पे साउथ अफ्रीका बना हुआ है। इंडिया के अगर केसेस की आप बात करेंगे तो लगभग 31,64,841 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं वो है 58,546 लोग इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ में आप देखेंगे जो रिकवर्ड केसेस हैं वो लगभग 24,03,101 लोग पूरी तरीके रिकवर होके अब घर जा चुके हैं। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है अबॉलिश एलटीसीजी टैक्स सिस्टम की। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीएस3 का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप अच्छे से समझिए। मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ होता है एलटीसीजी टैक्स, कहाँ पे ये इसका बेसिकली इसका जो यूज़ है वो सर बोला जा रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, वो सब बताऊँगा आपको। अभी अगर आप देखेंगे इंडिया में जो है सबसे जो लार्जेस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, थर्ड लार्जेस्ट। तो आप समझ सकते हैं स्टार्टअप्स का कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में। नए नए आप देखते होंगे डे टू डे बिजनेस आइडियाज़ के साथ लोग आ रहे हैं और उसमें सफलता भी पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, लेकिन सिर्फ इस जो पूरा बिजनेस जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है इसमें सिर्फ 10% ऑफ कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना कम है। स्टार्टअप्स बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो है, जो अलग अलग जो इसमें जैसे आपने लेट से कोई फॉर एग्जांपल एक कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आप मशरूम की खेती करते हैं। वो मशरूम आप बिल्कुल अपने घर के मतलब एक छोटा सा कमरा है उसमें उगाते हैं और उसके बाद उसको फिर मार्केट में, लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई अच्छा इन्वेस्टर आपको मिल जाए जो आप पे इन्वेस्ट करे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की लागत से अपना बिजनेस ये स्टार्ट किया और उसके बाद अगर कोई आप पे इन्वेस्ट करे लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए यहीं से कहीं से, या फिर 5 लाख रुपए कहीं और से, तो 8-10 लाख रुपए का अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दें तो आप सोचिए ये बिज़नेस जब आपका अच्छा चल रहा है तो ये किस लेवल पे जाने की इसके अंदर क्षमता है कि आप ये बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाइए। आप पूरे वर्ल्ड में आपके पास पावर है कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अपना जो मशरूम का काम है इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो एलटीसीजी टैक्स सिस्टम का बोला जा रहा है। क्योंकि जो एलटीसीजी टैक्स सिस्टम है इसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। अभी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो 2014 के बीच में, 14 से 20 के बीच में देखने को मिला, उसकी बात की जा रही है कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिला। बड़ा चैलेंज ये है कि अब इम्प्रूव किया जाए एक्सेस टू कैपिटल फॉर आर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। कैसे हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एक टैक्स रिजीम लाएं, उनको प्रॉपर एक सिस्टम के तहत वो इन्वेस्ट करें और उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन भी ना पड़े। इंडिया को चाहिए कि अगर उसे आत्मनिर्भर भारत बनना है तो इंडिया की जो कैपिटल है उसे पार्टिसिपेट करना होगा कि स्टार्टअप्स में वो फंडिंग करे, बड़े बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। कॉम्प्लेक्स और अनफ्रेंडली जो टैक्स सिस्टम है इंडिया में, ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को जो है, आप इनके हेड ऑफिस जो देखेंगे, बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं उनके हेड ऑफिस आपको इंडिया के बाहर देखने को मिलेंगे। तो ये क्यों देखने को मिलते हैं? जिससे कि वो इंडिया में जो टैक्स इवेजन है उसको बचा सके। जो बेसिक वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, लेट से कि कोई बड़ी कंपनी है वो 10 करोड़ का बिजनेस कर रही है, इसमें अगर वो 1 या 2 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट ये कर रही है, तो इस अगर 2 करोड़ में से उसे 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ जाएगा तो कौन इतना नुकसान सहेगा? फिर इससे अच्छा है कि दूसरी कहीं कम वर्ल्ड में इसका दूसरा हेडक्वार्टर लगाया जाए, सिंगापुर में, फिलीपींस में, जहाँ पे सस्ते जो आप देखेंगे वहाँ पे जो हेड ऑफिस वगैरह और इनकी जो पूरा एक सिस्टम है वो सस्ता होता है। वहाँ पे सरकार के द्वारा ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है।
और यही कारण है कि चाइना से उठ उठ के सबसे ज़्यादा कंपनियां साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में गई हैं, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ में। तो यही चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए। हालांकि इंडिया में भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी लूप होल्स अभी भी हैं जहां पे और बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि ये LTCG टैक्स का जो इवेजन हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में भी आएगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय क्यों है कि हम LTCG टैक्स जो सिस्टम है इसको क्यों अबॉलिश करें। गवर्नमेंट ने इसे री इंट्रोड्यूस किया था LTCG टैक्स सिस्टम को ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड दोस्तों बेसिकली अगर आप देखेंगे, जैसे एक बड़ी ये कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, तो ये करती क्या है, जैसे लेट्स से कि 20 लोग हैं, तो कोई बंदा है वो हर महीने इनको 1,000 रुपये देता है, हर महीने इनको दूसरा 1,000, कोई 5,000, कोई 10,000, ऐसे करके इसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड, ये जो कंपनी है इसमें, उसके बाद ये क्या करती है, एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। फिर जहाँ पे मतलब 5-6 जगह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद ये यहाँ से रिटर्न लेके आती है, तो ये नीचे अपने जो कस्टमर्स हैं उन तक ये प्रॉफिट पहुँचाती है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके लिए। उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद एडिशन टू सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कंटिन्यूड रिजल्टिंग इन डबल टैक्सेशन। इन सारी चीज़ों में जो है डबल टैक्सेशन हो जाता है LTCG टैक्स की वजह से। तो ये सब कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश में स्टार्टअप्स में फंडिंग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके। एक्सटेंडिंग LTCG टैक्स एग्जेम्पशन, अगर हम LTCG टैक्स का एग्जेम्पशन गोल्ड, ETF, म्यूचुअल फंड ये सब जो है इसमें करते हैं, तो दिस वुड मेक इन्वेस्टमेंट्स इन डिजिटल गोल्ड मोर अट्रैक्टिव एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स ऑन फिजिकल गोल्ड। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अबॉलिश अगर कर देंगे हम LTCG ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, हाउसेज, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव होगा काफ़ी ज़्यादा, और जो हमारे देश में जो ब्लैक मनी है उसको कहीं ना कहीं क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्या वो आप देखेंगे, अगर हटा दिया जाएगा इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो हाउसेस की डिमांड है, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, अपने जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब में एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा, एक बढ़ावा आएगा। इसमें आप देखेंगे इसमें मतलब लोग ज़्यादा जब ये सब चीज़ें जो होंगे डिमांड में होंगी, तो फिर उनको जो रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन जो हैं वो उसमें करेक्ट अमाउंट दिखाया जाएगा कि ये साहब इतने का फ्लैट है, मान लीजिए 20 लाख का फ्लैट है। नॉर्मली अभी करते क्या है लोग, 20 लाख का फ्लैट 25 लाख का बताते हैं और फिर उसको 24 लाख का बेचते हैं। तो उसी पे उसके बाद LTCG ये सब जो ये सब जो टैक्स है, ये सब इसी पे टैक्स बचाया जाता है, ज़्यादा पैसे बता के फिर उसके बाद उसमें इन्वॉइसेस वगैरह ये सब क्लियर कराई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप ये सब जो टैक्स है LTCG टैक्स, अगर इसे घटा देंगे या फिर इसे हटा देंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर इसे पूरी तरीके हटा भी दिया जाएगा तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे GST जो आता है, उस पर भी खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेंस, ये जो है इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग रिजीम इन इंडिया। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि टैक्सेशन जो है वो और जो हमारे देश में जो टैक्स लगाया जाता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कुछ फॉरेनर्स के लिए आप देखेंगे, कुछ फॉरेन कंपनीज़ के लिए टैक्स का सिस्टम एक अलग है, वहीं इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो टैक्स रिजीम अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको ईजी करने की ज़रूरत है। इसी वजह से आपने देखा कि GST हमारे देश में लाया गया, 4 स्लैब्स में GST को बांटा गया। सबसे पहले 5%, फिर 18%, फिर 28%, फिर ये जो परसेंट है इस हिसाब से कि टैक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया लिस्टेड और अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड क्या होते हैं? लिस्टेड बेसिकली कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, दैट इज़ व्हाट यू कॉल लिस्टेड कंपनीज। और अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं वो लिस्ट नहीं होती हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये जो है अलग डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग LTCG टैक्स।
और इसमें आप देखेंगे इट रिजल्टेड इन डिस्करेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स। तो इसकी वजह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा LTCG जब टैक्स लगता है तो स्टार्टअप्स के इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक दो बार देखने को मिलता है कि डिक्लाइन देखने को मिलता है। अबॉलिशन ऑफ LTCG टैक्स जो है ये इंसेंटिवाइज करेगा टैक्स पेयर्स को ऑन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस फुली स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट जॉब्स। LTCG टैक्स जब नहीं देना पड़ेगा तो आप देखेंगे हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छा टैक्स जनरेट करके गवर्नमेंट को देंगे। रेवेन्यू में जब बढ़ेगा हमारे देश का रेवेन्यू, जो GST कलेक्शन है, ये सब टैक्स कलेक्शन ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी जो है प्रॉस्पर होती हुई नज़र आएगी। और जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स आने को हैं, वो भी इससे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे और वो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था अबॉलिश LTCG टैक्स के बारे में। उसके बाद अब बात की जा रही है यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी। GS2 सोशल जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे बेसिकली तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे जो देश में जो फूड का क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। अनाज पैदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन सब तक पहुंच नहीं पा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से आप देखेंगे हमारे देश में पोवर्टी है, हंगर है, ये सारे इश्यूज जो हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पे आपको भूखमरी देखने को मिलेगी। लोग भीख मांगते हुए नज़र आएंगे, लोगों के पास न्यूट्रिशन नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो वही बोला गया है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो कि रिलीज़ की गई है उसमें इंडिया की रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रोन है फूड इनसिक्योरिटी के लिए। मतलब इंडिया के लोगों के जो लोग हैं उनको शाम को खाना मुयस्सर होगा या नहीं होगा, ये चीज़ की सबसे ज़्यादा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि उनको प्रॉपर टाइम पे खाना मिलेगा या नहीं। यही है इनसिक्योरिटी। प्रेवलेंस ऑफ फूड जो इनसिक्योरिटी है वो इंडिया में 3.8% जो कि 2014 में थी वो अब बढ़ गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देश की स्थिति जो है फूड सिक्योरिटी के मामले में वो घटती जा रही है। हमारी जो लोगों के जो गरीब लोग हैं उनको खाना नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, उनको प्रॉपर अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है। अगर आप देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी तो सबसे पहले अंडर नरिशमेंट, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट बेसिकली होता है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? जब हमारे देश में लोगों को प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, उसके बाद जब ये आप देखेंगे कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें जब प्रॉपर एक बैलेंस्ड मात्रा में नहीं मिलती हैं तब आपको बेसिकली अंडर नरिश्ड बच्चे देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कुछ बच्चे पतले होते हैं, लंबे होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, मोटे होते हैं तो वो अलग अलग तरीके के डिफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार आपको मतलब अंडर नरिशमेंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से बोला गया है कि जो फूड बैलेंस शीट्स हैं और नेशनल सर्वे के अंदर उसमें कंजप्शन के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई जाने की क्या कुछ कंजप्शन होता है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई जा रही। कंजप्शन सर्वेस के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो ये अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। ये जो एस्टिमेट्स होते हैं ये बेसिकली बेस्ड है आउटडेटेड डेटा और रिवाइज नहीं किया जाता इन्हें टाइम टू टाइम, जिस वजह से बेटर डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता। इंडिया का अगर डेटा आप देखेंगे तो 27.8% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। मतलब सोचिए 27% जो लोग हैं इनको कितनी ज़्यादा फूड सिक्योरिटी रहती है कि वो शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिन भर कमाई होगी तभी खाना मिलेगा शाम को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये पोर्शन जो है 27% की अब बढ़ के 31.6% हो गया 2017 से 19 के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस समय खामी बोली जाएगी। इंडिया की अगर आप देखेंगे, इंडिया में अगर इंडिया का अगर देखेंगे तो 22% जो ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है। मतलब हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है फूड इनसिक्योरिटी के लिए। PMSFI के द्वारा बोला गया कि इंडिया जो है 3.7% की दर से बढ़ा है
2017-19 के कंपैरिजन में रेस्ट ऑफ साउथ एशिया बाय पॉइंट फेल बाय 0.5%। मतलब इंडिया जो है, इंडिया में ये जो फूड इनसिक्योरिटी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू साउथ एशिया की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं। कॉज क्या होता है, क्यों होती है फूड इनसिक्योरिटी? अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जैसे कि आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, हमारी जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है वो काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है, और जब ये पैंडमिक है, पैंडमिक में और ये नीचे चला गया। इस वजह से आप देखेंगे एग्रेरियन क्राइसिस, मतलब कि खाने की जो पैदावार है, जो फूड है, जो ग्रेन्स हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो, उनकी पैदावार में कमी देखी जाती है। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर की वजह से भी काफ़ी बार ये फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, लोग जब सही से वो कमाएंगे नहीं, सही उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ पे भी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है कि जब सही पैसा नहीं मिलेगा, सही सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर वो खाना खरीदेंगे कैसे, और फिर खरीदेंगे नहीं तो फिर वो अंडर नरिश होंगे। PLFS डेटा के हिसाब से बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स हैं वो अभी रिसेंट ईयर्स में पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। तो आप इस समझ सकते हैं कि जब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग होंगे तो वो कहाँ से अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। अगर लोगों की जॉब चली जा रही है, लोगों की नौकरी की सैलरी जो है वो कम हो रही है, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं जिसको हमें प्रॉपर ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे बात की जा रही है पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, GS3 का एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे देश में बात करी जा रही है कि जो सप्लाइड वाटर है, जो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर है, वो घर घर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और आप देखेंगे कि इसको काम करने के लिए जो सबसे बड़ी जो विभाग इम्पॉर्टेंट जिसका रिलेवेंस है वो है जल जीवन मिशन। इसका काम है कि वो सेफ़ और ड्रिंकिंग वाटर सारे गांव के क्षेत्रों में 2024 तक टैप के मतलब नल के माध्यम से पहुंचाए, घर घर नल हो, साफ़ पानी, स्वच्छ पानी मिले, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें आप देखेंगे पाइप्ड वाटर जो सप्लाई है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। मतलब एक जैसे सुबह 2 घंटे पानी आ गया, शाम को 2 घंटे पानी आ गया, तो आपको अश्योरिटी है कि भाई सुबह शाम पानी आएगा, इसी में हम सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, इसी समय हम पानी सारा भर करके स्टोर करके रख लेंगे, और इससे क्या होगा, वेस्ट नहीं होता है पानी। मतलब आदमी ने सुबह पानी मिल गया, शाम को पानी मिल गया, तो ग्राउंड वाटर से एक्सेस पानी नहीं खींचते हैं लोग। जब एक्सेस पानी नहीं जाता है तो ग्राउंड वाटर जो है वो भी इंटैक्ट रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको। उसके बाद एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड्स जो है वो नहीं, स्टैंडर्ड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मेड मैंडेटरी नहीं बोला जा रहा है। स्टेट और वाटर यूटिलिटीज़ जो है वो प्लान कर रही हैं कि इम्प्लीमेंट करें स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ BIS फॉर लाइसेंस। मतलब BIS मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो सर्टिफाई करता है कि पानी कितना साफ़ है, कितना स्वच्छ है, जो कि पीने योग्य है। अब ड्राफ्ट जो है सबसे बड़ी चीज़ ये फोकस करता कहाँ है। अभी आप देखेंगे जो वाटर सप्लाई है, वाटर यूटिलिटी है, ऑन इस्टेब्लिशिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग द पाइप्ड वाटर ड्रिंकिंग जो सप्लाई सर्विस है, इसको कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेज करने का काम करता है। साथ में अगर आप देखेंगे इसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वाटर का जो सोर्स है वो जो है वो या तो ज़मीन के अंदर से पानी आए या फिर सरफेस वाटर सोर्सेज जैसे कि नदियों, स्ट्रीम्स, रिजर्वॉयर से पानी आए। तो ये सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है कि जो पानी है इसको ट्रीट करके, शोधन करके ही लोगों को पीने के लिए भेजा जा रहा है, जिससे वो अपना घर का काम पे यूज़ करेंगे। प्लानिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे प्रॉपरली ट्रीट करने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बोला गया है 10500 के कि BIS के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से पानी को ट्रीट किया जाए और फिर लोगों को खाने पीने और बर्तन धुलने और घर के दूसरे कामों के लिए भेजा जाए। गाइडलाइंस जो हैं फॉर टॉप मैनेजमेंट ऑफ वाटर यूटिलिटी, इसमें आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कस्टमर फोकस, इस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी ऑफ देयर सर्विस, मॉनिटरिंग क्वालिटी एंड रिलीज्ड टू द पीपल एंड कंड्यूटिंग वाटर ऑडिट करने की बात की जा रही है। मतलब जैसे कितना पानी आपने छोड़ा
और उसका कितना पानी का यूज़ हुआ, कितना पानी नहाने में गया, कितना पानी पीने में गया, कितना पानी कपड़े धोने में गया, कितना पानी सैनिटेशन में गया, ये सारी चीज़ें प्रॉपर चेकआउट करने की ज़रूरत है। अब इसमें अगर जो रेगुलेशंस हैं वो कुछ अगर आप देखेंगे तो सप्लाई सिस्टम जो है इसको बेसिकली इसमें ये आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है कि जो रॉ वाटर सोर्स है वो क्या है, उसके बाद जो वाटर पंप किया जा रहा है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वो प्रॉपरली ट्रीट हो रहा है या नहीं, उसको जो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड्स के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जा रहा है कि नहीं, उसको कहीं ऐसा तो नहीं गंदा पानी ही लोगों को दिया जा रहा है पीने के लिए। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर इसमें रेगुलेशन की बात की जा रही है कि कैसे वो चीज़ें आप ध्यान दे के चलेंगे तो फिर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे वाटर जब रिलीज़ कर दिया जाता है, मतलब एक बार पंपिंग स्टेशन से निकाल दिया गया, तो रिजर्वॉयर्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इनको चाहिए कि इसमें डिसइंफेक्शन जो फैसिलिटीज़ हैं इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और पानी को साफ़ और स्वच्छ बनाए रखें, जिससे कि जो लोग हैं उनको साफ़ और स्वच्छ पानी मिले। पंपिंग स्टेशंस या फिर जो बूस्टर्स हैं इनको चाहिए कि ये एडिक्वेट प्रेशर जो है वो बना के रखें, जिससे कि सभी घरों में प्रॉपर एक प्रेशर में पानी पहुँचे। ऐसा ना हो कहीं पे पानी धीमा आ रहा है, कहीं पे तेज़ आ रहा है, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। वाटर जो है वो प्रॉपरली उसको सैंपल किया जाना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट के टाइम पे। और इसमें आप देखेंगे प्लांट एवरी 4 आवर अगेंस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स, हर 4 घंटे में इसको प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिस्टम में सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि सैम्पलिंग करनी चाहिए हर 8 घंटे में पानी की, कि किस लेवल पे उसका क्या ऑक्सीजन लेवल है उसके अंदर, क्या वहाँ पे क्या क्लोरीन लेवल है, क्या दूसरे जो सॉल्ट्स हैं वो सब अवेलेबल सही मात्रा में है, या फिर कोई गंदगी तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ों को रैंडम सैम्पलिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके अच्छे से। अब ये देखते हैं कि वाटर को ऑडिट कैसे किया जाएगा। वाटर ऑडिट करने के लिए बेसिकली आप देखेंगे जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ पुट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द वाटर कंज्यूम, मतलब जितना पानी आप भेज रहे हैं और कितना पानी उस पानी में कंज्यूम हो रहा है, उसी के बेस पे वाटर ऑडिट किया जाएगा। वाटर ऑडिट जो है इसको कंडक्ट किया जाना चाहिए क्वार्टरली बेसिस में, हर 4 महीने में इसका जो है वाटर ऑडिट होना चाहिए। वाटर एजेंसी को चाहिए कि ये एफर्ट्स काफ़ी अच्छे से लगाए, जिससे कि जो वाटर लॉस है वो कम से कम देखने को मिले। और ये मतलब जैसे मान लीजिए आपने 100 लीटर पानी भेजा तो इसमें सिर्फ 15 लीटर पानी ही वेस्ट जाना चाहिए, बाकी जो पानी है उसे प्रॉपरली ट्रीट हो जाए और रीयूज़ किया जाए। वही सब चीज़ें जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करी जाए, जिससे कि वाटर का जो वेस्टेज है वो ना देखने को मिले। वाटर यूटिलिटीज़ जो है इनको चाहिए कि वो प्रॉपर सर्वे करते रहें, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो बेसिकली अपने कंज्यूमर्स एंड ऑब्टेन फीडबैक फॉर देयर सर्विस एज़ पर ड्राफ्ट। मतलब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जो पानी भेज रहे हैं, जो लोगों को पानी पिला रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करके चल रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छे से सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IAS सूत्रा से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। जय हिंद।